This video we will continue our discussion with the current in the conductors. So just take the conductor. This is a conductor. Okay, and this conductor has some free electrons like this, as well as positive ions and bound electrons. Okay, so when you apply electric field, steady electric field, with the help of battery, what will happen then? These free electrons, these free electron start moving in the direction opposite to that of applied field. So I am taking this conductor of length A and B. So this is the length of the conductor, and this is the cross-sectional area of the conductor, right? So what we have already discussed is the resistance of the conductor. ये expression हमने किया है, resistance rho time L by A. हमने कुछ नहीं करना, जस्ट देखते चले जाना, बस बाकी चीज़ें आपको खुद आनी वानी शुरू हो जाएंगी। हमारे पास यदि ज़्यादा इस सेम लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया के हमारे पास 10 मटेरियल पड़े हुए हैं, तो हमें यदि कंपेयर करना है आप रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, तो यदि उनका लेंथ बराबर है, एरिया बराबर है, तो विच क्वांटिटी दैट विल डिसाइड कि रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा होगा। ओके, सो दिस इज द पैरामीटर, दैट इज द रेजिस्टिविटी विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल का नेचर कैसा है ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ऑल्सो। सो वो हम थोड़ी देर के बाद में बात करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, मीन्स यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इस मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना है। एक बार फिर से देखिए मैथमेटिकल मीनिंग, कि यदि रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टिविटी यदि कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। आप मैथमेटिकल लैंग्वेज से इस बात को समझ जाएंगे। रेजिस्टिविटी की वैल्यू ही डिसाइड करेगी कि किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा। तो इसमें हमें कहाँ मदद मिलती है? हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू से इस बात की मदद मिलती है, आप ये देखिए कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शंस इन द फ्लो ऑफ द चार्ज, मतलब चार्ज के बहने में जो रुकावट आती है। और आपने पढ़ा है कि जो करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज का फ्लो। ओके, अच्छा यदि तो चार्ज आराम से फ्लो करेगा, ईजिली फ्लो करेगा, तो करंट ज़्यादा होगा, पर यदि चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा तो करंट नहीं होगा। इसका मतलब कि यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मटेरियल में करंट बहुत कम होगा, और यदि रेजिस्टेंस कम होगा तो मटेरियल में करंट बड़ा ज़्यादा होगा। ओके, अब आप जो आपके पास एक गिवन टेबल है, अब हम इस टेबल की ओर चलते हैं। देखिए जरा इस टेबल में पहला मटेरियल है सिल्वर। ओके, इसका जो रेजिस्टिविटी है वो 1.6 क्रॉस 10⁻⁻8। इसका मीनिंग समझने की कोशिश करिए। इसके जो यूनिट है वो मीटर है, मीन्स 1/0.6 बटा कितना छोटा है ये, इसको आप 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी बड़ी क्वांटिटी के साथ तुम भाग दे दो तो एक का इतना छोटा पार्ट है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, इसी का मतलब है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻8। जैसे आप समझते हैं ना, 1/10 का मतलब है एक के 10 छोटे छोटे टुकड़े कर देना। 1/1/100 का मतलब है एक के 100 टुकड़े कर देना। 1/1000 का मतलब है एक के 1000 टुकड़े कर देना। अब अंदाज़ा लगाओ कि 1 ओम मीटर के यदि आप इतने टुकड़े कर देते हैं तो इतना थोड़ा रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिल्वर जो है वो अपने बीच में, मान लो ये सैंपल आपने सिल्वर का ले लिया, तो सिल्वर का सैंपल लेने के बाद क्या होगा, जब आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो सिल्वर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको मूव करने में मुश्किल नहीं होगी। यदि मूव करने में मुश्किल नहीं होगी तो क्या होगा, करंट, रेजिस्टेंस बड़ा कम होगा और करंट ज़्यादा होगा। सो वी कैन से दैट सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। ये क्या होगा, इट इज़ ए बेस्ट कंडक्टर। अब यहाँ से आपको चीज़ समझ आ जाएगी, भाई सिल्वर इज कॉल्ड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
गौर से देखें तो हमारा जो टॉप मोस्ट मटेरियल है सिल्वर, उसकी जो कंडक्टिविटी है 1.6 को आपने 10⁸ से डिवाइड कर दिया है, इतना छोटा है। और जो लास्ट मटेरियल है मैग्नीन है, एलॉय है, उसकी जो रेजिस्टिविटी है जैसे हम नाइक्रोम की करते हैं, नाइक्रोम की जो रेजिस्टिविटी है, ये लिख दीजिए आप, रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम, ये क्या है 100 क्रॉस 10⁻⁸। तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगी, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻, यहाँ से 10⁻² आएंगे और यहाँ से -8, तो ये आ जाएगी 10⁻⁻6 ओम मीटर की रेंज की आएगी। तो मैं ये यूं कहूँगा कि जो कंडक्टर्स मटेरियल होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है उसकी रेंज कितनी हुई, वो चलती है 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेके 10⁻⁻6 ओम मीटर तक। तो इस रेंज के जो मटेरियल्स होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस बड़ा कम होता है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो हमें आसान हो जाएगा क्लासिफाई करना। तो अब आपके पास जो मटेरियल होते हैं उनको आप क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। ये मैंने लिख दी मटेरियल, ओके। अब ये मटेरियल तीन तरह के होंगे, एक होगा एक कंडक्टर, दूसरा सेमी कंडक्टर, ओके, और थर्ड हो जाएंगे इंसुलेटर्स, ओके। गौर से देखिए, यदि इसकी कंडक्टिविटी 10⁻⁻6-8 ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर की रेंज में होती है तो एक कंडक्टर है। ऐसे आगे पीछे भी हो सकती है पर ये वाला लिमिट चेंज नहीं होगा क्योंकि ये बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर एक बेस्ट कंडक्टर है। और जो इंसुलेटर्स है उसका रेंज कितना आ रहा है, 10⁻⁻5 ओम मीटर टू, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में क्या लिख सकते हैं, 2.3 क्रॉस 10⁻3, तो नियरली 10⁻3 ओम मीटर। और इंसुलेटर्स में देखिए आप, इसकी जो रेजिस्टिविटी है ये है 10⁻5 ओम मीटर टू लगभग 10⁻16 ओम मीटर की रेंज की है। अब देखिए आप कि ये है, एक को 10⁻8 से आपने डिवाइड करना है, यहाँ 5 जीरो से डिवाइड करना है, और यहाँ आपने एक को 1000 से गुणा करना है, यहाँ आपने एक को 10⁻16 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ क्या है रेजिस्टिविटी स्मॉल, यहाँ है रेजिस्टिविटी लार्ज। यदि रेजिस्टिविटी लार्ज इसका मतलब रेजिस्टेंस लार्ज, रेजिस्टेंस लार्ज का मतलब कि ये चार्ज को इसमें फ्लो नहीं होने देगा, और यदि चार्ज फ्लो नहीं हो पाएगा तो करंट नहीं आएगा। इसके एग्जांपल क्या है, ये देखा कि प्योर वाटर जो इंसुलेटर है, जो ग्लास है वो इंसुलेटर है, रबड़ है वो इंसुलेटर है, सोडियम क्लोराइड इसका एग्जांपल है, क्वार्ट्ज इसके एग्जांपल है कि ये बेस्ट इंसुलेटर्स होते हैं, राइट। अब हम इसको आगे चलते हैं कि एक थोड़ी सी बात आपके साथ और शेयर करते हैं हम कि फॉर एग्जांपल आप देखिए कि जो रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल कंडक्टर बटा रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर, इसकी लगभग रेंज क्या होती है, इसको मैं लिखता हूँ 10⁻⁻8 ओम मीटर डिवाइडेड बाई, इसके ले लीजिए आप 10⁻, कोई एक वैल्यू ले लीजिए, 10⁻16 ओम मीटर, ओके। जो इंसुलेटर है इसको काट दीजिए, ये आ जाएगा 10⁻⁻8 क्रॉस 10⁻⁻16, इज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻24 टाइम्स हो जाएगी। तो जो मेटल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो इतनी कम होती है, इट इज 10⁻⁻24 टाइम्स रेजिस्टिविटी ऑफ द इंसुलेटर्स। ये आपको यहाँ से सीखना है कि इसलिए जो मेटल हैं वो गुड कंडक्टर्स होती हैं, उसमें से करंट बड़े आराम से चला जाता है, और इंसुलेटर्स में करंट जो है वो आराम से नहीं जाता। ओके, दिस इज अ थिंग टू बी लर्न। अब अब आप थोड़ा इससे कंक्लूजन भी निकाल लेते हैं। एक तो रेंज आपको पता चल गया, तो
जो इन सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनके जो रेजिस्टिविटी होती है, इट लाइज बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अच्छा, अब आप चलिए इसके अगले पार्ट में। टेबल का जो ये वाला पार्ट है, ये आपको बड़ी सुंदर जानकारी देगा। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको इससे आएगी, अपने इसको ध्यान से सीखने की कोशिश करनी है। देखिए, इसमें बात की है कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, यदि आपको इसकी जानकारी हो जाएगी तो आपको इससे क्या सूचना मिलने वाली है। हमने आपके साथ बात किया था कि जो आ, थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको टेबल भी दिखता रहे और हम मैथमेटिक्स भी उसका कर सकें। जो यदि आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी के इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। देखिए ज़रा, रेजिस्टेंस जो है ना, वो रो टाइम एल बाई ए होता है, और हम ये पढ़ चुके हैं कि जो रेजिस्टिविटी होती है, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है, ये पहले लिखा था, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल। दूसरा, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है कि टेम्परेचर कितना है। तो ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसके यूनिट सेल्सियस -1 होते हैं, इसको यदि हम खोलें तो इसका मीनिंग यही निकल कर आता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि रो टी, इसका हम फाइनल डेरिवेशन ही लिख रहे हैं, रो ज़ीरो 1 प्लस एल्फा, इट इज टी फाइनल टेम्परेचर और इस ओरिजिनल टेम्परेचर, ऐसे करके। तो यहाँ से ही अल्फा डिफाइन हुआ है। जरा इसको देखें हम, तो इसका क्या मतलब है। आप पहले कंडक्टर वाले पार्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए, गौर से देखिए। ये वाला अल्फा जो है वो पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, ओके। सेमी कंडक्टर में देखिए, ये आंसर स्मॉल है बट पॉजिटिव। नो 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 नो। सेमी कंडक्टर के केस में देखिए, सेमी कंडक्टर के केस में जो अल्फा की वैल्यू है वो नेगेटिव है। ये यहाँ है, ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। जरा इससे देखिए, अब कितनी सुंदर आपको जानकारी मिलेगी। मैं इसको ऐसे खोल देता हूँ, मैं लिखता हूँ रेजिस्टिविटी किसी भी टेम्परेचर पर कितनी होगी। ये आ जाएगा रो जीरो प्लस रो जीरो अल्फा की वैल्यू और टी माइनस टी जीरो। अब आपको बड़े मजे से समझ आने वाला है। पहले हम चलते हैं कि कंडक्टर्स के केस में क्या होगा। कंडक्टर्स के केस में क्या होगा। कंडक्टर के केस में यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने का फॉर कंडक्टर्स, इफ यदि मैंने ऐसे लिख दिया T इज ग्रेटर देन T0, इसका मतलब है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा, ओके। और जो अल्फा है, ये तो कंडक्टर के लिए वैसे ही पॉजिटिव होता है। ये क्या है कि शुरू में रेजिस्टिविटी कितनी थी नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर। अब यदि आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो यहाँ से आंसर पॉजिटिव आया, ये भी आंसर पॉजिटिव आया, ये आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है, ये तीनों ही पार्ट पॉजिटिव हो जाएंगे। इसका मतलब आपकी जो रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। लग गया पता। यदि आपकी जो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ इंक्रीज कर जाएगी तो आपको इस बात का पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो रो टाइम एल बाई ए होता है। तो ये पैरामीटर तो फिक्स है किसी कंडक्टर की, इसकी हम बात नहीं करेंगे। यदि टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ी, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और यदि रेजिस्टेंस बढ़ा, इसका मतलब करंट का फ्लो करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप कंक्लूजन निकालिए। कंक्लूजन आपका यही आएगा कि इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ क्या होता है, रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का बढ़ता चला जाता है। क्लियर होगी बात। आगे हम चलते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में मैं इसको थोड़ा नीचे खींचना पड़ेगा, और सेमी कंडक्टर के केस में आप देख लीजिए कि अल्फा जो है वो नेगेटिव होगा। हम इस फार्मूले को दोबारा फिर एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, इस केस में क्या है, रो टी, ठीक है। फार्मूला फिर वही, रो जीरो प्लस रो जीरो अल्फा टी माइनस टी जीरो। अब के केस में देखिए, यदि मैंने ऐसे लिखा T इज ग्रेटर देन T0, मतलब आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब साफ है, यहां से पॉजिटिव आंसर आएगा। बट इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर,
जो अल्फा है वो तो नेगेटिव होता है, आपने टेबल में देखा, आप एक बार फिर से झांक सकते हैं, ये वाला पार्ट तो नेगेटिव है। सेमीकंडक्टर में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव है। अब आप देखिए, यदि तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये आंसर तो पॉजिटिव आएगा, ये आंसर नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जो रजिस्टिविटी होगी, ये शुरू की रजिस्टिविटी प्लस ये वाला पार्ट आएगा रो ज़ीरो, और आगे जो दो फैक्टर हैं उनसे प्लस और माइनस से नेगेटिव आंसर आएगा। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये फिर नेगेटिव हो जाएगा, और रो टू मतलब जो आपकी शुरू की रजिस्टिविटी थी वो, उसमें से रो ज़ीरो, और एक कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो, कुछ भी हो सकता है, ये घट जाएगा। घट जाएगा इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर के साथ जो रजिस्टिविटी है वो रो जीरो से घट जाएगी, आंसर छोटा हो जाएगा। ओके, यदि रेजिस्टिविटी घट जाएगी इसका मतलब रेजिस्टेंस घट जाएगा, यदि रेजिस्टेंस घट जाएगा इसका मतलब करंट बढ़ जाएगा। तो साफ आपको समझ आ जाना चाहिए अब कि यदि आपके पास एक कंडक्टर है, ये बड़ा सुंदर सवाल है, रीजनिंग क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, और जो मल्टीपल जो कम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ तो सवाल यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। यदि ये कंडक्टर है, ओके, और आपने इसको धूप में रख दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, मीन्स टी इज ग्रेटर देन टी जीरो कर दिया। ये जो दूसरा आपका सैंपल है, ये कोई आपके पास सैंपल है, ये सेमी कंडक्टिंग सैंपल है। अब आप बोलेंगे कि हमेशा सिलेंडर ही बना देते हैं, दूसरा बनाना ही नहीं आता होगा। ये लो जी, यदि आपके पास ये कोई सेमी कंडक्टिंग सैंपल है, आपने दोनों का टेम्परेचर बढ़ाया, ओके, ये सेमी कंडक्टर है, दोनों का आपने टेम्परेचर बढ़ाया। अब ये जो मैथमेटिक्स हमने किया, इसे आप शार्प कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसमें करंट का बहना घट जाएगा और इसमें करंट का बहना बढ़ जाएगा। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जब हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे। ये जो कंडक्टिविटी ऑफ द सेमी कंडक्टर है, इसको इम्प्योरिटीज भी फर्क डालती है। ये अभी तक आपने इतना ही याद रखना है कि किस तरीके से इसको इफेक्ट डालती है, और सब कुछ कैसे होता है वो हम इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में ही पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ते हैं कि जो रजिस्टर्स होते हैं, यदि हमने डोमेस्टिक यूज में रजिस्टर का इस्तेमाल करना हो, बड़ी मज़ेदार बात, लाइन लगा देते हैं। अब ऐसे करके चलते हैं, रजिस्टर को यदि आपने डोमेस्टिक पर्पस पर इस्तेमाल करना है, रजिस्टर्स, ओके, फॉर डोमेस्टिक यूज, तो उसमें दो तरीके के रजिस्टर्स होते हैं आपके पास। नंबर एक, जब आपको कम रेजिस्टेंस चाहिए होता है तो ये होते हैं बायर बाउंड रेजिस्टर्स, ओके। ये जो रजिस्टर्स होते हैं, ये कॉन्स्टेंटाइन के होते हैं, या मैग्निन के होते हैं, या नाइक्रोम के होते हैं, ओके। और इनकी जो खासियत ये होती है कि इनका जो रेजिस्टेंस होता है, फ्यू ओम्स टू फ्यू ओम्स टू 100 ऑफ ओम्स में ही होता है, मीन्स 100 ऑफ ओम्स, ओके। अगली इनका जो सबसे ज़्यादा यूजफुल पार्ट है कि इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है, जो बायर बाउंड रेजिस्टर्स होते हैं, इनसेंसिटिव टू देयर रेजिस्टिविटी is insensitive to temperature, their resistivity is insensitive to temperature। तो टेम्परेचर का इस रेजिस्टिव के ऊपर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमने पढ़ा है ना कि रेजिस्टिविटी जो टेम्परेचर से इफेक्ट होती है, पर जो बायर बाउंड रेजिस्टर्स होते हैं इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है इट रिमेन इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर। और यदि छोटे ओम्स के आपको रेजिस्टेंस चाहिए होंगे तो आप बायर बाउंड रेजिस्टर बनाते हैं। तो दूसरा पार्ट कौन सा है, यदि ये दो तरीके के होंगे तो दूसरे होते हैं कार्बन रेजिस्टर्स। दूसरे रजिस्टर्स जो होते हैं कार्बन रजिस्टर्स होते हैं। तो हम इनको क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस्तेमाल करते हैं यदि आपको लार्ज रेजिस्टेंस की ज़रूरत हो,
यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ज़्यादा रेजिस्टेंस की ज़रूरत हो तो आप कार्बन रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करते हैं। कोई और फ़ायदा जो इसका फ़ायदा हो, ये सस्ते होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं। दूसरा, इनका साइज़ कम्पैक्ट होता है, छोटे साइज़ के होते हैं। So they are so useful, and they produce large resistance. Okay, large resistance. They are compact in size. They are inexpensive, so they are more useful in the electronic circuits. अब हमारे पास अगली जो ज़रूरत है वो इस बात पर विचार करने की है कि यदि आपके पास कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं तो आप उनके रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये बड़ी मज़ेदार कहानी है। हम इसके बारे में आपसे बात करते हैं और मुझे इस उम्मीद के साथ हम आपके साथ चर्चा को जारी रखते हैं कि आप इसको इंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, आपके पास यदि कलर कोड रजिस्टर्स होगा, जो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं वो देखने में कुछ इस तरीके के लगते हैं, या आप ऐसा इस डायग्राम को देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके के लगते हैं। तो कम्पैक्ट साइज के होते हैं, छोटे होते हैं। अब इसके ऊपर ना कुछ पट्टियाँ बनी होती है। जैसे ये देखिए, ये रेड पट्टी है, पहली पट्टी है, ये दूसरी पट्टी है, तीसरी पट्टी है, चौथी पट्टी है ना? ये पट्टियाँ इसमें इसका जो रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने में बहुत अच्छा रोल निभाती है। इसमें देखिए कि जो कलर होंगे वो कितना इम्पोर्टेंस इनकी है। सबसे पहले ब्लैक है, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायोलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर एट ऑल। आगे टेल वाइट आपको नंबरिंग दी है 0 से लेके फर्स्ट 10 जो कलर्स हैं उनको आपने नंबर दिए हैं 0 टू 9। और जो ये वाला पार्ट है आगे यहाँ भी नंबरिंग है, 0 वाले को 1 है, 10 टू पावर 0 है, एंड देन 10 टू पावर 1। तो नंबरिंग के हिसाब से ये जो नंबर है यह मल्टीप्लाई बन जाएगा 10 का। और आगे यहाँ जो फैक्टर्स हैं गोल्ड और सिल्वर के लिए जो मल्टीप्लाई 10 टू माइनस 1 10 टू माइनस 2 होगा। और ये जो टॉलरेंस है ये 5 होगी गोल्ड के लिए और 10 होगी सिल्वर के लिए, और यदि कोई रंग नहीं होगा, चौथी पट्टी नहीं होगी, तो 20% होगा। तो ये जो फोर्थ आपकी पट्टी है इसका अपने आप में बहुत अहमियत होगी। आगे सवाल है कि बच्चे ये पूछ सकते हैं कि जी हम इस ऑर्डर को कैसे याद रखते हैं। तो इसको याद रखना बहुत आसान है। इसको आप याद रख सकते हैं ग्रीन, जो आपके पास ये जो कलर्स हैं इनको हाउ टू रिमेंबर दिस, सो इट इज सो सो इजी टू रिमेंबर। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन इट the base to how to remember this. It's so beautiful to remember by the words black brown rod. Okay, black brown rod, and then it's orange, yellow, green, blue, violet, gray, white, gold, silver, and no color at all. So one way you can do it, and then you can practice it at your own. And a few people इसको remember करते हैं कि B.B. Roy of B.B. Roy of Great Britain having very good vibes like this. So you can find the way how to remember this. So I will now solve some problems on the basis of this. See, हमारे पास हम इस कुछ प्रॉब्लम करते हैं। वो प्रॉब्लम है हमारे पास फर्स्ट वन कि यदि आपके पास ये कलर कोड दिया हुआ है तो इस कलर कोड में इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये जो आपकी फर्स्ट फ्रॉम फ्रॉम दिस साइड ऑपोजिट टू दैट ऑफ सिल्वर और गोल्ड, कोई कलर को के ऑपोजिट आपने चलना है। तो फर्स्ट जो टू डिजिट्स होंगे, जो ये रिंग होंगे, ये फर्स्ट टू डिजिट्स को रिप्रेजेंट करेगा, सिग्निफिकेंट फिगर जिससे बनेंगे। जैसे रेड रेड है दोनों, तो आप रेड को देख लीजिए, आप इसको पास आ जाएगा 22, आगे मल्टीप्लाई आएगा तो रेड है ये, फिर 10 टू पावर 2। ओके, और ये वाला जो अगला पार्ट है कि सिल्वर है ना, तो इसको हम लिख देंगे, क्या आ जाएगा प्लस माइनस, सिल्वर के लिए 10% आ जाएगा। ओके, अब इसको हम थोड़ा आगे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसका 10% का क्या मतलब है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 22 क्रॉस 10 टू पावर 2 प्लस माइनस 10% ऑफ दिस पार्ट। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 22 क्रॉस 10 टू पावर 2 क्रॉस 10, ये पर, और ये सेंट मीन्स 100। ओके, सो ऐसे हो जाएगा। और इसको यदि आप आगे लिखें तो आ जाएगा 22 क्रॉस 10 टू पावर 2
plus minus, you can write it like this: 2.2 cross 10 to the power 22 ohms. Okay, so then further it could be written as, अब इसमें 10 to the power 2 कॉमन आ जाएगा, so it will be 22 plus minus 2.2 cross 10 to the power 2 ohm. So this is the final value of this uh, carbon resistor. And we have to practice one more questions. Then see here, so your colors are given over here: yellow, violet, brown and then gold. So yellow के लिए आपके पास 4 होगा, violet के लिए 7 होगा. For yellow, see in the table, you can remember by using your own technique. Violet के लिए 7 होगा, so I will write it like that. This is for figure B. For figure B आप लिख देंगे सबसे पहले 47 क्रॉस, जो ये थर्ड बैंड होगा, ये वाला बैंड, ये मल्टीप्लायर को डिसाइड करेगा 10 टू द पावर. आप ब्राउन के लिए ढूंढ लीजिए, ये आएगा 1. So it is 10 to the power 1, means it remain 10. And then plus minus, your last band is of gold. So gold का जो टॉलरेंस है वो 5% है, तो यहाँ हम लिख देंगे 5%, right? So we'll extend our discussion now. So this is 47 cross 10 plus minus, यहाँ लिख दीजिए 47 cross 10 cross percent 5. This is per, cent means 100. Okay, so आ जाएगा 47 क्रॉस 10 टू द पावर 1 प्लस माइनस. अब आप इसको लिखिए, आपके पास आ जाएगा 20. मैं इसको सीधा करने की कोशिश करूँगा कि 47 क्रॉस 5 35 एंड पंचक बी और 3 23. So it is 235 divided by 100 cross 10 to the power 1, because try to make it same by 100. So it is 2.35. So 47 cross 10 to the power 1 plus minus, it is 2.35 cross 10 to the power 1. So take 10 to the power 1 common. It is 47 plus minus 2.35 cross 10 only. आप चाहें तो 1 लिख दें, आप 10 लिख दें, so इतने ओम आ जाएगा. So I hope that you have understood this video about the resistivity and then color code, wire bound resistors, and how these are useful in electronic circuits, how to determine the resistance using the color code. This technique you might have learned, and if you practice few more problems, you will be the master of it. So thank you very much.